नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में। तो ये है सरकार का वो ब्रह्मास्त्र जिससे विपक्षी पार्टीज डरती हैं, लेकिन जब वो खुद पावर में होती हैं तब इसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करती हैं। तो आखिर ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या है, इसके पावर्स क्या हैं, कब इसको बनाया गया, किस तरह से इसका उपयोग किया जा रहा है और कौन से कानून इसके दायरे में आते हैं, ये जानकारी हमारे लिए एक एस्पिरेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और ईडी बहुत ज्यादा न्यूज में है इस एक साल में 2021-22 में, क्योंकि कई मामले जैसे नेशनल हेराल्ड केस या वेस्ट बंगाल स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम, आईएनएक्स मीडिया स्कैम, इन सभी में ईडी ने बहुत सारे छापे मारे हैं, कई केसेस दायर किए गए हैं। तो ईडी लेटेस्ट जो रेड उसने डाली थी, बड़ी रेड जो न्यूज में थी, दैट वाज ऑन दिल्ली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया। और उसके अलावा भी ईडी की रेड्स पिछले 8 सालों में 27 गुना हो गई हैं। ये खुद का गवर्नमेंट का डेटा है। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और टेलीग्राम चैनल से मेरे लेक्चर्स के पीडीएफ और अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। अनअकैडमी 1 हमारा एक स्पेशल इवेंट आ रहा है शाम 6 बजे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको मिलेगा। इसमें जरूर ज्वाइन करें और देखें, एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन। तो देखिए, देश में ईडी और सीबीआई इन दोनों के नाम अक्सर एक साथ लिए जाते हैं। जैसे रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल रिक्रूटमेंट स्कैम था, उसमें सीबीआई और ईडी की संयुक्त जांच थी, दोनों ने मिलकर रेड डाली थी, जो मंत्री थे अरेस्ट हुए थे। लेकिन दोनों में एक फर्क है, सीबीआई देश की सबसे उच्चतम पुलिस जांच एजेंसी है और ईडी का काम क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं बल्कि पैसे से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं उनको फॉलो करना है। तो कई केसेस में ईडी और सीबीआई एक साथ काम करते हैं, लेकिन सीबीआई का काम क्रिमिनल एलिमेंट, उसका प्रोसिक्यूशन, उसकी सजा देना है, उसकी जांच करना है, और मतलब सजा कोर्ट देता है, सीबीआई नहीं देती। और ईडी का काम है मनी ट्रेल, यानी कि पैसा कहां से आया, कहां गया, किस तरह से इलीगली पैसे का ट्रांसफर हुआ, इसकी जांच करे। तो ईडी का मेन काम है मनी लॉन्ड्रिंग को देखना, यानी कि पैसा गलत तरीकों से गलत जगहों पर ना जाए। और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कई बार आपको एक साथ एक ही केस पर काम करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन दोनों के बीच का फर्क प्लीज आप ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ईडी काम किसके अधीन करता है। ईडी या प्रवर्तन निदेशालय भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। सो इट ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और इसमें भी मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अधीन ये काम करता है, यानी कि राजस्व विभाग जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन है, वहां पर प्रवर्तन निदेशालय काम करता है। तो इस पर डायरेक्टली कंट्रोल फाइनेंस मिनिस्ट्री का है, फाइनेंस मिनिस्टर का है। ये होम मिनिस्ट्री या फिर अन्य किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता। लेकिन शुरुआत से ऐसा नहीं है। पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का नाम ही अलग था। 1956 में जब इसकी स्थापना हुई तब इसे एनफोर्समेंट यूनिट कहते थे और इसका मेन काम यह होता था कि जो एक्सचेंज कंट्रोल लॉज हैं उसके ऊपर जांच करी जाए। तो एक्सचेंज कंट्रोल यानी फॉरेन करेंसी के जो एक्सचेंजेस होते थे उसकी ये जांच करता था और तब ये आता था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अधीन। अब वैसे ये जानकारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी 2 साल पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल आए थे, जिसमें पहले कौन सा डिपार्टमेंट किसके अधीन था, कौन से मंत्रालय में था, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए ये जानकारी मैंने यहाँ पर ऐड करी है, अदरवाइज इट इज ऑब्सोलीट इन्फॉर्मेशन। 1957 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इसको टारगेट दे दिया गया कि फेरा के अधीन आने वाले जितने भी जुर्म हैं उनकी जांच आप करिए। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 में बना था। अगेन दिस लॉ वाज देयर सिंस 1947। नाम से ही आपको दिख रहा होगा कि फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए इसे बनाया गया। शुरुआत में इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर छोटा ही था। दिल्ली में हेड ऑफिस, बॉम्बे और कलकत्ता में 2 ब्रांच ऑफिसेज और बाद में मद्रास में भी एक ब्रांच ऐड कर दी गई। लेकिन आज के समय टोटल 39 जोन्स इसके काम करते हैं पूरे इंडिया में। तो लगभग हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में इसका एक अलग ऑफिस काम करता है और ईडी का दायरा बहुत बढ़ चुका है। बाद में 1960 में इसे ट्रांसफर कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। कुछ समय के लिए 70s में ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अधीन भी था। तो इट हैज बिन गोइंग अराउंड हियर एंड देयर इन द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, लेकिन अभी के समय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन है। अब धीरे धीरे ईडी का काम और नेचर चेंज हुआ है, स्पेशली आफ्टर 1990s जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है। तो 1991 के पहले ईडी का काम होता था कि जितने भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड कानून हैं वो एनफोर्स किए जाएं और वो रेगुलेशन वाले कानून थे। बाद में उनका नाम बदलकर मैनेजमेंट कर दिया गया। तो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट कानून फेरा, जो पहले 47 में आया था, फिर 73 में नया फेरा आया था, उसको बदलकर फेमा कर दिया गया। सो इट बिकेम अ मैनेजमेंट एक्ट एंड नॉट अ रेगुलेशन एक्ट। नाम में चेंज था, कैरेक्टर में चेंज था, क्योंकि अब मनी को मैनेज करना है, ना कि उसे रेगुलेट करना है। तो आज के समय अगर हम ईडी के पावर्स की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या प्रवर्तन निदेशालय 4 बड़े कानूनों को एनफोर्स कराता है। 4 ऐसे कानून हैं जिसके दायरे में आने वाले सभी जुर्म या सभी ऑफेंसेस ईडी उनकी जांच करेगी। तो सबसे प्रमुख और सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए।
पीएमएलए का न्यूज़ में अक्सर आपको जिक्र मिलेगा। ज़्यादातर जो ईडी की रेड्स होती हैं वो पीएमएलए के अधीन ही होती हैं कि पीएमएलए का वायलेशन पाया गया, इसीलिए वो रेड कर रहे हैं, वहाँ पर फिर कोर्ट में केस वगैरह दायर होता है। तो पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक ऐसा क्रिमिनल लॉ है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है, और इसमें अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो फिर आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। ईडी यानी कि सरकार आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चल अचल संपत्ति दोनों को जब्त कर सकती है। तो ये पीएमएलए बहुत ही स्ट्रांग कानून है। ओके, सेकंड इज फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। इसके नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि जो भाग गया, फ्यूजिटिव है देश से और कुछ ना कुछ वित्तीय गड़बड़ी करके भागा है, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, तो उनके खिलाफ भी ये वाला कानून यूज किया जाता है और उनकी प्रॉपर्टीज भी अटैच करी जा सकती हैं। तो प्रॉपर्टी अटैच करना यानी कि कुछ समय के लिए, जब तक जांच हो रही है या फिर जब तक पूरा केस सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक ईडी उन प्रॉपर्टीज को अपने पास रखता है, सरकार अपने पास रखती है, और वो जो ऑफेंडर है उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये प्रॉपर्टी अटैचमेंट वाला काम अभी कई ऑफेंडर्स के साथ हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, ये तो शुरुआत से ईडी के अधीन ही आता है। तो पहले फेरा था, बाद में फेमा हो गया। तो ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है उसको कंट्रोल करेगा। सो इट इज़ प्रेटी सिंपल। अगर आप चाहते हैं कि फेमा पर मैं डिटेल वीडियो अलग से लेकर आऊँ तो एक बार कमेंट में नीचे मेंशन कर दीजिएगा, उस पर बना देंगे। आखिरी कानून है कॉफेपोसा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। इसमें भी मुख्य जांच एजेंसी ईडी है, यानी कि इस कानून को एनफोर्स कराने का प्राइमरी काम भारत में केवल ईडी का है, अन्य जांच एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो ईडी इस कॉफेपोसा के अधीन आने वाले स्मगलिंग या फॉरेन एक्सचेंज से संबंधित जितनी भी गड़बड़ियां हैं उनकी जांच ईडी ही करेगी। अब क्या कारण है कि ईडी इतनी मजबूत जांच एजेंसी है कि उससे विपक्ष कांपता है, डरता है? और अभी रिसेंटली विपक्ष ने बहुत क्रिटिसाइज किया है ईडी को कि आप ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार पर कई आरोप लगाए गए हैं। बट क्वाइट इंटरेस्टिंगली, जब ये विपक्षी दल भी सरकार में आते हैं तो इन्होंने भी ईडी को कभी डाइल्यूट नहीं किया, ईडी के पावर्स इन्होंने भी बरकरार रखे थे। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास कुछ ऐसे पावर्स हैं जो सीबीआई या नॉर्मल स्टेट पुलिस फोर्सेस के पास नहीं होते। नंबर 1 पावर यह है कि मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स हैं, अब इन मिस्टर एक्स के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज से या कुछ मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों से संबंधित जांच चल रही है, इनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है और इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया। तो वो स्टेटमेंट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने रिकॉर्ड किया गया है वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पर पेश किया जा सकता है, सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। अगर आप भारत के कानून की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आपको ये बात मालूम होगी कि पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में कोई मायने नहीं रखता है, वो बयान जज के सामने देना जरूरी होता है सेम, या फिर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने अगर वो साइंड स्टेटमेंट होता है तब उसे एक्सेप्ट किया जाता है कोर्ट में। एक पुलिस ऑफिसर के सामने आपने कुछ भी कह दिया, क्योंकि पुलिस किसी भी तरह से आपसे कुछ भी उगलवा सकती है, ऐसा कानून मानता है, तो इसीलिए ये रखा जाता है कि मैजिस्ट्रेट या फिर जज के सामने जो आप स्टेटमेंट देते हैं केवल वो एविडेंस के रूप में माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हाथ में ज़्यादा पावर है। तो स्टेटमेंट्स नॉर्मली जो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते यहाँ पर एडमिसिबल हैं, और इसके कारण जांच एजेंसी के पास पलड़ा भारी है। तो जितने भी ऑफेंसेस हैं पीएमएलए में वो नॉन बेलेबल हैं, ये भी एक बड़ा इशू है। और बड़े नेताओं के लिए, वीआईपीज के लिए एक प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि ईडी की कोई अपनी जेल नहीं है। तो जब भी ईडी किसी को अरेस्ट करती है तो जो भी पास में नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उन्हें लॉकअप में रखा जाता है। और भारत के अंदर लॉकअप्स की स्थिति क्या है ये तो शायद आप भी भली भांति वाकिफ होंगे। तो जो भी पुलिस स्टेशन के अंदर जैसा भी जेल लॉकअप है उसी में उनको रखा जाएगा। याद रखिए ये पुलिस स्टेशन के लॉकअप हैं, ये वो वाली जेल नहीं है जहाँ कॉन्विक्ट्स को रखा जाता है। ओके, तो वीआईपीज नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह से ईडी के शिकंजे में आए कि उन्हें 10 दिन भी जेल में रहना पड़े, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी कंफर्ट इन कस्टडी। नेक्स्ट थिंग, अगर ईडी आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर देती है तो उसे वापस लेना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपने 50-100 करोड़ का कहीं घपला करके आलीशान फार्म हाउस बना लिया है मुंबई शहर से बाहर, तो वहां पर अगर ईडी ने जाकर उस फार्म हाउस को अटैच कर दिया, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी ईडी के अंडर कंट्रोल में आ गई है, ना तो आप उसे बेच सकते हैं, ना आप उसका कोई वित्तीय इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसे पर्सनल यूज के लिए भी आप इस्तेमाल कर पाएंगे, तो वो प्रॉपर्टी एक तरह से सरकार ने जब्त ही कर ली है। ठीक है, उसको टेक्निकली कहते हैं अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर आप बरी हो जाएंगे तो आपको दे दी जाएगी वापस, बट इफ यू आर प्रूवन गिल्टी देन इट विल गो टू द गवर्नमेंट, और जब तक जांच चल रही है तब तक भी वो सरकार के अधीन रहेगी। तो एक बार अगर प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है तो उसे रिट्रीव करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो ये भी एक डर रहता है बड़े बड़े लोगों को कि हमारी प्रॉपर्टीज अटैच ना हो जाए। नेक्स्ट इशू इज द बर्डन ऑफ प्रूफ। तो ये भी भारत के कानून की एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कानून है कि मान लीजिए आप पर पुलिस आरोप लगाती है कि तुमने कोई चोरी करी है। मान लो मिस्टर एक्स पर आरोप लगाया पुलिस ने कि इसने किसी की जेब काटी है, तो पुलिस को प्रूव करना होगा कि एक्स ने जेब काटी है। एक्स को यह प्रूव नहीं करना होगा कि मैंने जेब नहीं काटी। लेकिन यहां पर उल्टा है, ईडी के केस में एक्स को प्रूव करना होगा कि मैंने जेब नहीं काटी। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहां पर एक्यूज पर आ जाता है। तो
तो अगर ईडी कह रही है कि आपने 100 करोड़ का घोटाला किया है तो आपको ये प्रूव करना है कि आपने 100 करोड़ का घोटाला नहीं किया। नॉर्मल केसेस में ये होगा कि पुलिस के स्टेट पुलिस वाले केसेस जो होते हैं वहां पर ये होता है कि पुलिस को प्रूव करना होता है कि इस व्यक्ति ने 100 करोड़ का घोटाला किया है। सो अनलाइक द रेगुलर क्रिमिनल लॉ, इट इज द अक्यूज्ड एंड नॉट द प्रोसिक्यूटर दैट हैज टू फर्निश द प्रूफ अंडर पीएमएलए व्हिच ईडी डील्स विद। तो एक तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने वाला स्टेटमेंट एडमिसिबल है और दूसरा आपको प्रूव करना है कि आप दोषी नहीं है। तो इसके कारण जो भी अभियुक्त है उसके लिए केस काफी मुश्किल हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइट द केस। अब ऑन पेपर आपको ये सब पढ़कर लग रहा होगा कि अच्छी बात है, इस मजबूत कानून के कारण, इस मजबूत एजेंसी के कारण भारत में वित्तीय घोटाले कम होंगे, लोग डरेंगे कि बड़े बड़े घोटाले करके भाग ना जाएं। लेकिन हकीकत उससे थोड़ी सी उलट है। देश में भाई बहुत सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, कई बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं। लेकिन एक बात अच्छी है कि ईडी ने पिछले कुछ सालों में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। पिछले 8 सालों में ईडी लगातार रेड डालती जा रही है, बहुत सारे चार्जशीट दायर करे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो है वो ये कि कोर्ट्स में अभी भी ईडी के द्वारा लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हो रहे हैं। 2019 ईडी के लिए पिछले 10 सालों में सबसे बेस्ट ईयर था, क्योंकि इन्होंने 11 कन्विक्शंस हासिल किए, यानी कि 11 केसेस में ईडी के द्वारा लगाए गए आरोप कोर्ट में सिद्ध हो गए। वरना बाकी सभी केसेस में लोग बरी हो जाते हैं। जो भी हाई प्रोफाइल केसेस थे सभी कोर्ट में साबित नहीं हो पाए और उन्हें छोड़ दिया गया। तो ईडी ने कितने मामले दर्ज किए देखिए, 2005 से 19 के बीच में 2400 पीएमएलए के अधीन केसेस को लाया गया और कन्विक्शंस केवल 8, और 900 में तो इन्वेस्टिगेशन भी पेंडिंग है। तो आप रेशियो खुद कैलकुलेट कर लेना कि कितना आएगा, 8 आउट ऑफ 2400, यानी कि ये इनका कन्विक्शन रेट है। तो कन्विक्शन रेट बहुत ही लो है और इसीलिए ईडी पर यह आरोप लगाता है विपक्ष हमेशा कि फर्जी केसेस दर्ज किए जाते हैं केवल पॉलिटिशियंस को, वीआईपीज को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को डराने के लिए, ताकि विपक्षी दल कमज़ोर हो। ये भारत की पॉलिटिक्स का एक स्ट्रॉन्ग आर्म तरीका है, बाहुबली तरीका है सरकार का ऑपोजिशन को दबाने का। यह आरोप विपक्ष हमेशा लगाता है, चाहे कोई भी विपक्ष में हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जो अभी विपक्ष है केवल वो लगाता है, जो अभी सरकार में दल है वो भी आरोप लगाता है जब वो विपक्ष में होते हैं। अब सवाल ये है कि भारत में ईडी जैसी जांच एजेंसी की क्या हमें आवश्यकता है? अगर आप एक फ्री मार्केट पर्सपेक्टिव से देखें तो एक फ्री मार्केट में सरकार को हस्तक्षेप करना ही नहीं चाहिए बिजनेस में। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। 1991 के आसपास बर्लिन वॉल जब गिरी, यूएसएसआर का पतन होता है, दुनिया के कई देश जब अपनी इकोनॉमी को ओपन करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, तो ऐसे में फॉरेन कंपनीज को बड़ा फायदा हुआ। खास करके पश्चिमी देशों की जो कंपनीज थी वो तुरंत भारत में आती हैं, और जो इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ या फिर वर्ल्ड बैंक जैसे संगठन हैं वो भी इन देशों को कहते हैं कि आप अपनी इकोनॉमी को तुरंत ओपन करो और सरकारी एसेट्स को प्राइवेटाइज करो ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके देश में तेज़ी से आए। तो होता यह है कि कई बड़ी बड़ी यूएस, जापान जैसे देशों की कंपनीज इंडिया में आती हैं, अन्य डेवलपिंग कंट्रीज़ में जाती हैं, और उन्हें रोकने के लिए कानून मौजूद नहीं थे। तो वो कंपनीज डेवलपिंग कंट्रीज में आकर ब्राइबरी कर सकती हैं, भ्रष्टाचार, करप्शन, प्रॉफिटियरिंग कर सकती हैं, कार्टेलाइजेशन हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, मनी लॉन्ड्रिंग, कई तरह की चीज़ें करी जा सकती है कंपनीज के द्वारा जो इलीगल हैं या फिर वहाँ के लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अब या तो इन सब के लिए स्ट्रॉन्ग कानून हो, तो जैसे भारत में लेबर के लॉस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं शुरुआत से, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पर प्रॉफिटियरिंग और कार्टेलाइजेशन रोकने के कानून भारत में इतने नहीं थे। अगर 2-4 कंपनी मिलकर किसी एक बिजनेस को कार्टेलाइज कर लेती हैं तो वो चीज़ काफ़ी कॉमन थी इंडिया में। इसके लिए कानून होना बहुत ज़रूरी है। तो कानून धीरे धीरे बनता है, 1 महीने 2 महीने में नहीं बन जाता। एक और प्रॉब्लम ये थी कि भारत की कंपनीज अभी उतनी तैयार नहीं थी कि फॉरेन कंपनीज के सामने compete कर सकें, उनके प्रोडक्ट्स के सामने अपने प्रोडक्ट सस्ते में बेच सकें, क्योंकि विदेशी कंपनीज के पास बहुत बड़ा बजट है, प्रोडक्शन यूनिट्स उनके बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो सस्ते दामों पे अपने प्रोडक्ट्स यहाँ बेच सकते थे। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। जैसे भारत के अंदर गाड़ियों की कंपनीज को अलाउड नहीं था, सारी कार कंपनीज इंडिया में कार्स नहीं बेच सकती थी। भारत सरकार ने केवल चुनिंदा कंपनीज को, जैसे कि जो एम्बेसडर बनाती थी हिंदुस्तान मोटर्स, उस तरह की कुछ, वो एक यूके कंपनी के साथ टाई अप था उनका, तो ऐसी कुछ चुनिंदा कंपनीज को भारत में गाड़ियां बेचने की पहले अनुमति थी। फिर उसके बाद 90s के बाद ये मार्केट धीरे धीरे ओपन किया गया, लेकिन तब भी बहुत प्रोटेक्शंस दिए गए इंडिया की कंपनीज को। अब उस समय 90s में और आज भी ये डेवलप्ड नेशंस कहते हैं कि नहीं, कहीं पर प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए, पर ये देश भूल जाते हैं, खास करके यूएस और जापान इसके बहुत बड़े दोषी हैं। ये दोनों देश अपनी इंडस्ट्रीज को बहुत लंबे समय तक प्रोटेक्ट करते आए थे। ये बात कर रहा हूँ मैं आज से 100 साल पहले की। सो अबाउट 70, 80, 100 ईयर्स अगो इन्होंने अपने अपने इंडस्ट्रीज को तो प्रोटेक्ट कर लिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग कानूनों की मदद से, लेकिन जब ये इंडस्ट्रीज बड़े स्तर पर पहुंच गई और पूरी दुनिया में जाकर अपना सामान बेचना चाहती हैं, तब यूएस और जापान कह रहे हैं कि अरे आप क्यों अपने देश में ऐसे कानून बना रहे हो जो बाहर की कंपनीज को रोक रहे हैं। तो ऐसे में भारत ने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली और हमने ऐसे कानून बनाए जो फॉरेन फंड्स और फॉरेन कंपनीज को काफ़ी स्ट्रिक्टली रेगुलेट करते थे। हालांकि भारत पे ये भी आरोप था कि आपके पुराने कानून हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो भारत ने उन्हें बदला। बेस्ट एग्जाम्पल फेरा है 1973 का। फेरा से जुड़ी हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता हूँ।
तो कोका कोला भारत में बहुत फेमस एक ड्रिंक था 60s-70s में, लेकिन फेरा के अधीन कुछ ऐसे रेगुलेशंस थे जिसके कारण कोका कोला को भारत में अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। दैट वाज इन 1977 जब मोरारजी देसाई की सरकार थी। कोका कोला ने भारत का मार्केट पूरी तरह से छोड़ दिया। कोका कोला तब भी दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी थी और उसी समय थम्स अप नाम का एक ब्रांड भारत में पार्ले एग्रो डेवलप करता है और ये थम्स अप का एक बहुत पुराना ऐड है। अगर आप बता सकते हो कि ये दोनों क्रिकेटर्स कौन है, कमेंट में इनका नाम जरूर बताइए। तो थम्स अप जैसा ब्रांड, एक होम ग्रोन ब्रांड 80% मार्केट कैप्चर कर लेता है तो हमारे लिए तो अच्छा है। लेकिन फिर 1990s में जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन होता है, मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे भारत के, उस समय कोका कोला 93 में फिर भारत आती है, पेप्सी भी फिर से भारत आती है और तब कोका कोला ने आकर थम्स अप ब्रांड को खरीद लिया। आउटराइट उन्होंने पार्ले ग्रुप से थम्स अप ब्रांड खरीद लिया। ओके, तो तब से ये दोनों कंपनीज फिर से इंडिया में मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ईडी का इतिहास, ईडी के पावर्स, कौन से कानून उसके दायरे में आते हैं, ये सब जानकारी आप याद रखेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इस तरह के संगठनों पर बहुत सवाल पूछता है और यूपीएससी की डिटेल तैयारी आप करना चाहते हो तो अनअकैडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, इनसे आप जुड़ सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स हैं यहाँ पर जो केवल लाइव क्लास नहीं, अन्य बहुत तरीके से आपकी हेल्प करते हैं। जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा महिपाल कोड का इस्तेमाल करने पर। प्लस आइकॉनिक 2 तरह के सब्सक्रिप्शन हैं, ऑप्शनल के भी अलग से सब्सक्रिप्शन अवेलेबल हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए, डाउट्स हैं तो सीधे इस नंबर पर फोन घुमा दीजिए 7825860095 पर। सभी कोर्सेज ईएमआई ऑप्शन पर अवेलेबल हैं। हर हफ्ते नए बैचेस हमारे लॉन्च होते हैं, इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा यूपीएससी एड्यूकेस्ट नाम का एक क्विज है, एक चैलेंज है, आपको इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसमें जवाब देकर, सही जवाब देकर, इस तरह के क्विजेज आपके सामने होंगे, इनके सही जवाब देकर 18,000 तक के प्राइजेस आप जीत सकते हैं। ठीक है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें ज़रूर हिस्सा लें। कॉम्बैट आ रहा है, हर रविवार को होता है ये। इस कॉम्बैट में हिस्सा लेकर स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। हमारी मेंस टेस्ट सीरीज ये भी चालू है, इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट।